Okay. Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, before starting this chapter, I want to know if you have any problem regarding our previous chapter, you can ask me. If you still have any problem regarding any topic related to our previous chapter, you can ask me. Good morning, ma'am. Morning. मैम 2 नवंबर से स्कूल ओपन हो रही है। Sorry. मैम स्कूल मैम रेखा मैम ने बोला कि ओके सो पिछले चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो अब हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। चैप्टर 4, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। अब आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इंडिया के जो बाहरी रिश्ते रहे हैं, बाहरी कंट्रीज़ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या बाकी दूसरी कंट्रीज़ हैं उनसे जो हमारे रिश्ते रहे हैं, ये उसी पे बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे इंडिया जो है वो डील कर रहा था। अब क्योंकि इंडिया के पास में ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस तो थे ही इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद में, जैसे हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी देखा था किस तरीके से पार्टीज इमर्ज हो रही थी, किस तरीके से पार्टीज इवॉल्व हो रही थी और किस तरीके से चीज़ें वो गुड मॉर्निंग किस तरीके से चीज़ें वो चीज़ों से वो लोग डील कर रहे थे। ठीक है, अब एक देश का जब कोई देश आज़ाद होता है तो उसके खुद के जो स्ट्रगल्स होते हैं, खुद के जो चैलेंजेस होते हैं, डोमेस्टिक चैलेंजेस जो होते हैं वो तो अलग होते ही हैं। इसके साथ में उसको सरवाइव करने के लिए बाहरी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी रिलेशन जो है वो मेंटेन करके चलने पड़ते हैं। अब इसको आप अगर आज की कंडीशन से देखें, एक कंपेयर करें, तो हमारे आज इंडिया जो है उसकी जो मतलब एक पोजीशन है वर्ल्ड के अंदर वो काफ़ी अच्छे लेवल पे है बिकॉज ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उन्होंने हमारे देश के रिलेशंस जो हैं बाकी कंट्रीज से वो इतने अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखे हैं कि जब कोई भी अगर देश हमें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो उसके खिलाफ, जैसे कि अभी रिसेंटली हमने देखा था चाइना ने जो इंटरवीन घुसने की कोशिश करी थी हमारे इंडिया के अंदर और Yes, अपनी ma'am. टेरिटरी मार्क करी थी, तो हमारे को कितने देशों ने बैकअप किया, हमें कितने सारे जो अलग कंट्रीज थे उन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब हमारे देश के रिलेशंस दूसरे देशों के साथ में अच्छे हों, कहीं ना कहीं हम उनको भी सपोर्ट करें। ठीक है, ये तो प्रेजेंट सिचुएशन हो गई। अब उस समय में क्या हुआ था, उस समय भी कई सारे जो दिक्कतें थी वो आ रही थी। ठीक है, वर्ल्ड जो है उसके सामने कई सारे वॉर चल रहे थे और उसके बाद में खुद के भी एक अंदर ही अंदर इंडिया के भी आंतरिक जो एक तरीके से चैलेंजेस थे वो भी वो फेस कर रहा था, जैसे कि पोवर्टी एलिवेशन वाला हुआ, डेमोक्रेसी को मेंटेन करना हुआ, एक प्रॉपर गवर्नमेंट को चलाना हुआ, कई सारे जो अंदरूनी चीज़ें थी वो भी चल रही थी। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली वही सब चीज़ें पढ़ेंगे। पहला है हमारा इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, उसमें हमें मालूम है कि इंडिया जो है बहुत ही शुरुआती तौर पर जब इंडिपेंडेंस के बाद एक तरीके से उसका बॉर्न हुआ था, ठीक है, वो उसका वापस से जन्म हुआ था, तो उसके सामने कई सारे चैलेंजेस आए थे। दुनिया में उस समय काफ़ी सारी लड़ाइयाँ चल रही थी क्योंकि सब जगह कॉलोनिज्म जो है वो ख़त्म हुआ था कई कई देशों में। जैसे आपने 11th क्लास में ही पढ़ा होगा, चाइना हुआ और अपने यूरोपियन कंट्रीज जो है जिस तरीके से बाकी देशों को एक कॉलोनिज्म में बांट रही थी उस समय में, और फिर कैसे कैसे धीरे धीरे सारे जो देश हैं वो अपने इस कॉलोनिज्म को हटा रहे थे। तो उसके बाद में इंडिया भी जो है उसी फेज में था। ठीक है, इंडिया भी जो है वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था अंदर ही तरीके से, और एक अपने आप को वो इसके साथ साथ जो अपने इंटरनल अफेयर्स थे, इंटरनल चैलेंजेस थे, उसके साथ साथ एक्सटर्नल अफेयर्स और एक्सटर्नल चैलेंजेस को भी फेस करना ही था उसको। ठीक है, वो चीज़ भी चल रही थी कि इंडिया को एक स्टैब्लिश देश की तरह प्रेजेंट करना था जो इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखा सके। ठीक है, अब जब ये कोलैप्स हुआ कॉलोनिज्म का तो हमारे सामने कई सारी चीज़ें आई। पहली तो ये थी, दो ट्विन चैलेंजेस थे। एक तो हमें हमारे देश के लोगों का वेलफेयर के बारे में सोचना था और हमें डेमोक्रेसी मेंटेन करनी थी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो थी उसके अंदर बहुत एक अलग तरह की पॉलिसी उन्होंने फ्रेम करी थी। फॉरेन पॉलिसी एज एन फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये होता है जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनसे हमारा रिलेशन किस तरह मेंटेन करना है, उसको लेकर के हम यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी एक प्रॉपर टर्म हम यूज़ करते हैं।
ठीक है। इंडिया क्या है, बहुत ही शांत किस्म का देश रहा है, ठीक है। फालतू उसको किसी चीज में प्रॉब्लम क्रिएट करना या जबरदस्ती किसी की जमीन पे अपना कब्जा करना, इस तरह की सोच विचार रही नहीं है। बहुत ही सीधा साधा शांति वाला देश है। तो ऐसे ही इनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी मेन चीज यही आ रही थी कि किस तरीके से पीस और सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन करके चलनी थी। अधिकतर ये शब्द आपको कहीं भी देखने को मिल जाएंगे, हाँ, इस चैप्टर के अंदर या कहीं पे भी इंडिया का नाम आएगा तो इंडिया के नाम के साथ में आपको ये टर्म जो है पीस, ये तो देखने को मिल ही जाएगी। क्योंकि बाकी देश तो क्या है, जैसे यूएसए हुआ या फिर ये चाइना हुआ, ये इस तरह के जो देश है ना, ये तो क्या डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं बाकी देशों को, अपनी वो दिखा करके, सुपियोरिटी दिखा करके। ऐसे ही रशिया भी है, वो भी। लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया शांत किस्म का देश है। तो जब इन्होंने अपनी आज़ादी के बाद में फॉरेन पॉलिसी बनाई, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को लाने की, तो वहां पर भी क्या हो रहा था, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने क्या अपने पीछे एक कई सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स छोड़े थे। जब इन्होंने कॉलोनिज्म इनका हटा, इनका एकदम डाउनफॉल आया इनकी रूलिंग का, तो उसके बाद में क्या कई सारी चीज़ें जो है बहुत खराब कर दी थी इन लोगों ने। कई सारे देशों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो गए थे इनकी कॉलोनिज्म के चक्कर में। अब पार्टीशन हुआ था इंडिया के अंदर भी। इंडिया जो है वो भी दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान निकला था, तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स तो आ ही रही थी। इंडिया की खुद की प्रॉब्लम्स के अंदर एक ये भी चीज़ थी कि इंडिया पार्टीशन के प्रेशर को भी, मतलब वो वाले डिस्प्यूट को भी झेल रहा था उस समय। गरीबी भी हटानी थी। तो अब इस तरह की चीज़ें आई और कैसे इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई जिससे वो वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सके और अपने आप को एक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट की तरह प्रेजेंट कर सके। वो चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इस टॉपिक के अंदर भी यही चीज़ें पढ़ेंगे और अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। India was born in a very tiring and challenging international context. The world had witnessed a devastating war and was grappling with issues of reconstruction. इंडिया जो है कब पैदा हुआ है, जब वो चैलेंजेस और एक बाकी दुनिया में चैलेंजेस चल रहे थे, अपनी अपनी चीज़ें चल रही थी, और इंडिया जो है उस समय भी एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह उभर रहा था, ठीक है। दुनिया के अंदर कई सारी खतरनाक लड़ाइयाँ चल रही थी उस समय में, और स्ट्रगल चल रही थी वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने में, यानी अपने देश को। इंडिया के साथ साथ बाकी देशों के हल भी इसी तरीके का था, जहाँ पे कोलोनिज्म फैला हुआ था, तो वो भी अपने आप को वापस रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे। Yet another attempt to establish an international body was underway. इसीलिए इसके बाद भी जो ये फिर भी हमारा जो देश है वो अपने आप को इंटरनेशनल बॉडी की तरह तैयार कर रहा था, ठीक है, अपने आप को स्टैब्लिश करने के रूप में। Many new countries were emerging as a result of the collapse of colonialism. और बाकी कई सारे देश जो हैं वो भी अपने आप को एक स्टैब्लिश कर रहे थे, नई कंट्री की तरह उभर रहे थे, नए देश की तरह उभर रहे थे, क्योंकि कॉलोनिज्म खत्म हो चुका था। The most new The most new nations were trying to come to terms with the twin challenges of welfare and democracy. और अधिकतर जो बाकी ये सारे नए देश उभर रहे थे, इनके सामने भी क्या चैलेंज आ रहा था, दो तरह के चैलेंजेस आ रहे थे। एक तो देश की भलाई, वेलफेयर, और दूसरा डेमोक्रेसी। Free India's foreign policy reflected all these concerns in the period immediately after independence. इस तरह के सारे कंसर्न जो हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में आपको देखने को मिलेंगे। वो भी कौन से पीरियड में, एकदम इंडिपेंडेंस जब हमें मिली थी उसके बाद वाले पीरियड में। Apart from these factors at the global level, India has its own share of concern. इसके अलावा ये सारे फैक्टर्स जो थे ग्लोबल लेवल पे, उसके अलावा इंडिया के खुद के भी कुछ कंसर्न्स थे, ठीक है, खुद की भी कुछ चीज़ें थी जिसको वो लेकर के एक तरीके से डिटरमाइंड था। The British government left behind the legacy of many international disputes. ब्रिटिश सरकार जो थी उन्होंने अपने पीछे कई सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स छोड़ दिए थे। एज इन कैसे छोड़े थे, जब इनका कॉलोनिज्म खत्म हुआ था और इनको निकाला दे दिया था अधिकतर देशों ने, उसके बाद में इनके इनके जो इन्होंने लोगों के देशों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, उसके लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। Partition created its own pressures and task of poverty elevation was already waiting for the fulfillment. अब ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की हमने बात बोली है यहाँ पर कि इन्होंने अपने पीछे कई सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स छेड़ दी थी, उसका खुद का एग्जांपल हमारे पास में है। इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन, पार्टीशन जो हुआ था उसमें भी काफ़ी प्रेशर थे, और साथ साथ पॉवर्टी जो हटानी थी वो भी लाइन में लगी हुई थी चीज़।
ठीक है. This was the overall context in which India started participating in the world affairs as an independent nation state. अब ये पूरा ओवरऑल एक आपको प्रीव्यू दे दिया है कि इंडिया कैसे पार्टिसिपेट कर रहा था वर्ल्ड अफेयर्स में, एक अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन की तरह प्रेजेंट करते हुए. फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर अगर आपको कोई भी लाइन या वर्ड समझ में नहीं आया है तो भी आप पूछ सकते हैं. मैम नो प्रॉब्लम. ओके. Yes, ma'am. Clear. ओके. अब इंडिया जो है वहाँ पे क्या वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, पीछे ही पीछे इंडिया जो है, इंडिया नहीं, वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड वॉर चल रहा था. अब ये वर्ल्ड वॉर एज इन भी चल रहा था कि सब जगह जो है अपने आप को फ्री करने की कोशिश चल रही थी ना लोगों की, अपने अलग अलग देशों की. ठीक है. तो इंडिया क्या करता है अपने फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए एक एक एम से अपनी वो बनाता है, एक स्ट्रेटजी बनाता है जिसमें उसका मेन क्या एम क्या होता है कि वो सारे जो सोवरेनिटी है उसको रिस्पेक्ट करेगा, मतलब सोवरेनिटी लेकर के चलेगा सारे देशों की. ठीक है. और क्या करेगा, साथ ही साथ सिक्योरिटी जो है उसे भी अचीव करेगा मेंटेन करते हुए पीस. जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि इंडिया के साथ में आपको ये वर्ड हर जगह देखने को मिलेगा, पीस. ठीक है. अब यहाँ पे साथ में क्या सिक्योरिटी भी जुड़ गया है. तो इसकी फॉरेन पॉलिसी इसी तरह की थी कि बाकी देशों की सोवरेनिटी यानी स्वतंत्रता भी मेंटेन रहे, उसके साथ साथ हमारी सिक्योरिटी भी मेंटेन रहे, शांति के साथ में ही. इसीलिए इंडिया ने जो अपनी एक चीज़ बनाई, ठीक है, जो ये फॉरेन पॉलिसी बनाई वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की कैटेगरी के अंदर आती है. उसके अंदर इन्होंने बेसिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो मेंटेन किए थे आर्टिकल 51 के तहत. उसके बारे में हम आगे एक बॉक्स है उसके अंदर पढ़ेंगे. ठीक है. अब इस पैराग्राफ से लाइन टू लाइन पढ़ना शुरू करते हैं. As a nation born in the backdrop of the World War, India decided to conduct its foreign relations with an aim to respect the sovereignty of all other nations and to achieve security through the maintenance of peace. This aims this aim finds an echo in the directive principles of state policy. अब क्या हुआ था, जैसे इंडिया एक नेशन के तौर पे जब हमारा देश एक स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा था, और ठीक है वर्ल्ड वॉर उस समय चल खत्म हो गया था एक तरीके से. ठीक है. तो इंडिया क्या डिसाइड करता है अपने फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन करने की सोचता है. उसका मेन एम ये होता है कि सारे देशों की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेगा, इज्जत रखेगा, किसी के मामलों में इंटरफेयर करना इंडिया की नीति है ही नहीं. ठीक है. और साथ साथ उसके साथ में उसको क्या अचीव करना था, सिक्योरिटी अचीव करनी थी. और कैसे अचीव करनी थी सिक्योरिटी, पीस को मेंटेन यानी शांति से बातचीत होती है ना एक तरीके से, उस चीज़ को आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर आपको अपने देश को सिक्योर करना है बाकी देशों से तो आप शांति से ही करेंगे. यूँ नहीं कि आप एकदम गुस्से में आ जाएंगे और फिर उसके बाद में आप लड़ाइयाँ लड़ लेंगे और उसके बाद में चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे. नहीं, शांति से करना था, ये इनकी पॉलिसी थी. अब इससे क्या हुआ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी थोड़ी सी एक एको सॉर्ट ऑफ यानी कि एक रिलेटेड चीज़ उठी थी. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं दूसरा पैराग्राफ अपना. अब क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स जो होते हैं या इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी इंडिविजुअल या एक फैमिली के अंदर भी. ठीक है. अब उसी तरीके से हमारा जो देश था उसके अंदर भी इंटरनल और प्रॉब्लम्स चली रही थी और उसको एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स भी उससे भी डील करना था. तो इसको किससे जोड़ा जाने लगा, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट से जोड़ करके देखा जाने लगा. यानी कि जैसे एक व्यक्ति के फैमिली के अंदर चीज़ें चलती हैं और फिर उसको बाहर के वर्ल्ड से भी डील करना होता है तो वो दोनों को एक बैलेंस बना के चलता है. उसी तरीके से यहाँ पे डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स जो चल रही थी और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट था, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट यानी घर का और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट यानी कि बाहर की जो एक्सटर्नल चीज़ें थी उसको जोड़ करके हमने एक फॉरेन पॉलिसी, एक बैलेंस बनाने के लिए दोनों के बीच में फॉरेन पॉलिसी का गठन किया अपने नेशन के द्वारा. ठीक है. हमारे देश के द्वारा कई सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उस समय में उन वहाँ पर क्या उनको रिसोर्सेज चाहिए थे इस तरह के इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर. ठीक है. इसलिए तो वो क्या कर रहे थे, बहुत ही मॉडेस्ट गोल्स जो थे वो उसको परसू कर रहे थे यानी कि उसको उसको फॉलो कर रहे थे. और वो ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ को फॉलो करते थे, पीस को. यानी कि उनको शांति से काम करना है और क्या चाहिए उनको, डेवलपमेंट चाहिए खुद के अंदर भी और अपने पड़ोसी के साथ में भी. ये इनकी मेन चीज़ हुआ करती थी.
अब इकोनॉमिक और सिक्योरिटी जो डिपेंडेंस थी, ठीक है, जो पावरफुल स्टेट्स थी उनकी क्या होती थी कि जैसे अब यूएसए हुआ, यूएसए बहुत ही डेवलप नेशन हो गया था उस समय में, काफ़ी अच्छा वहाँ पर चीज़ें चल रही थी। तो उसको कैसे मेंटेन करते हुए हमारे बाकी जो कंट्रीज़ हैं उसके साथ में, जो हमारे नेबर्स हैं उसके साथ में मेंटेन करना है, वो उसका लुकआउट था। उसी तरीके से इंडिया का भी इसी तरह का लुकआउट चल रहा था कि हमें बाकी पड़ोसी देशों के साथ में डेवलपमेंट भी करना है अपनी सिक्योरिटी को लेकर के, और ये सब हमें शांति से भी करना है। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है कुछ? अभी भी जो हमने शुरू करा है टॉपिक, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो अभी पूछ लो। नो मैम, नो। स्पीड सही है? मैम। ओके। तो यहाँ पे वही चीज़ चल रही थी। हमारा मेन जो एम है इस पैराग्राफ के अंदर हमें समझनी है जो चीज़, वो यही है कि कैसे हमारे, पहली बात तो ये है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हुए फॉरेन पॉलिसी का गठन करा जा रहा था। ठीक है, और पीस और डेवलपमेंट जो है वो मेन चीज़ थी। लोग बाग सब इसी पे फोकस कर रहे थे, पीस और डेवलपमेंट पे, अपने खुद के पड़ोसी देशों से। ठीक है, अब इकोनॉमिक और सिक्योरिटी जो है वो भी डिपेंडेंट थी, पावरफुल स्टेट्स जो थे उसको लेकर के काफ़ी डोमिनेटेड थे, तो उनके साथ में भी हमें बैलेंस बना के चलना था। अब क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कई सारे नेशंस जो हैं वो फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, जो पावरफुल कंट्रीज थी उनसे वो क्या चाह रहे थे, वो जो उनको एड दे रही थी या उनको क्रेडिट्स दे रही थी, ठीक है, या कोई उनकी हेल्प कर रही थी, उसकी फॉरेन पॉलिसी को वो लोग क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। इससे क्या हुआ था, डिविजन हो गया था कंट्रीज का। जो हमारा वर्ल्ड था उसके अंदर दो क्लैम्प्स बन गए थे, दो कैंप्स बन गए थे, यानी दो अलग अलग ग्रुप्स बन गए थे। एक तो ये था जो यूएसए था, ठीक है, और उसके जो क्या कहते हैं सपोर्टर्स थे उनका ग्रुप बन गया था, और दूसरा था सोवियत यूनियन का, यूएसएसआर का, ठीक है, उनका ग्रुप बन गया था। तो क्या होता था, लोग जिनको ये, अब ये क्योंकि बहुत ही पावरफुल देश हुआ करते थे, तो ये जैसे यूएसए है उसने किसी की हेल्प कर दी तो वो देश छोटे देश की हेल्प कर दी, तो वो देश ऑटोमेटिकली उसकी उसके सपोर्ट करेगा। ठीक है, उसकी फॉरेन पॉलिसी का सपोर्ट करेगा। और दूसरा जो यूएसएसआर था, अपने ये रशिया वगैरह जो आ गए, ठीक है, ये जो थे उसमें क्या था, ये लोग किसी की हेल्प करते थे तो अ, उनकी फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करने वाले भी आ गए थे। तो इस तरीके से वर्ल्ड जो है वो दो चीज़ों के अंदर डिवाइड हो गया था। हमने इस चीज़ के बारे में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर भी पढ़ा है। ठीक है, कि किस तरीके से दो ग्रुप बन गए थे। ठीक है, अब इंडिया क्या है, इंडिया ने अपना शुरू की थी अपनी फॉरेन पॉलिसी का नाम दिया था उसने नॉन अलाइन मूवमेंट। इंडिया अपने आप को दोनों ही चीज़ों से अलग रख रहा था। ठीक है, वो अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड लेता था, वो किसी एक पर्टिकुलर देश की तरफ नहीं जा करके झुकता था कि नहीं ठीक है आप सही कर रहे हो तो आपकी पॉलिसी को हम सपोर्ट करेंगे, या आप कह रहे हैं तो हम आपकी पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे। नहीं, इंडिया अपने हिसाब से चल रहा था। मैम। यस। मैम। यस। मैम आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। ओके, अब आ रही है? हाँ। ओके, तो मैंने ये बोला था कि इन वर्ल्ड जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था। एक तो यूएसए वाले ग्रुप्स, ठीक है, और दूसरा जो था यूएसएसआर, ये अपने सोवियत यूनियन वाला ग्रुप जो था। इन लोगों को जो, जिन देशों की ये ग्रुप्स मदद कर रहे थे वो उन्हीं की फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ था, इंडिया जो है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था, इंडिया किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को फेवर नहीं कर रहा था, वो अपना एक खुद का स्टैंड ले रहा था। क्योंकि उसका ये था, जो इंडिया था उसका ये था, उसने अपनी एक अलग वो शुरू करी थी पॉलिसी, एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम दिया था नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, इसमें ये देखेंगे हम कि आगे जाकर के कैसे इंडिया ने अपने आप को स्टैब्लिश किया, अपने फ्रीडम अचीव करने के बाद में एक फॉरेन पॉलिसी बनाई। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी जो थी वो कोल्ड वॉर की शुरुआत में थी। एक वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गए थे लेकिन कोल्ड वॉर जो है उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और किस तरीके से वर्ल्ड जो है वो दो कैंप्स के अंदर डिवाइड हो गया था, ये सारी चीज़ें हम इस पैराग्राफ के अंदर अब देखेंगे लाइन टू लाइन।
Just as both internal and external factors guide the behavior of an individual or a family, both domestic and international environment influence the foreign policy of a nation. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर पे असर डालते हैं, वो उसकी फैमिली के अंदर हो या बाहरी दुनिया के अंदर हो, उसी तरीके से किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी का जो मेन मोटो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, उसके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट पे और एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पे. The developing countries lack the required resources to effectively advocate their concerns in the international system. अब जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उस समय में, उनके पास में रिसोर्सेज बहुत कम थे जिससे वो अपने अपने आप को स्टैंड अपना दिखा पाए, इंटरनेशनल सिस्टम पे अपने आप को प्रूव कर पाए, अपने कंसर्न्स को प्रॉपरली एडवोकेट कर पाए, यानी कि उसका एक स्टैंड रख पाए. So they pursue more modest goals than the advanced states. तो उन्होंने थोड़ा modest goals की तरफ अप्रोच करी. ठीक है, जो एडवांस स्टेट्स जो प्रॉपरली डेवलप्ड नेशंस थे, ठीक है, उनकी तो क्या थी, वो उनके पास में सोर्सेस सारे थे, तो वो उस तरीके से चीज़ों को फॉलो करते थे एकदम से डायरेक्टली. और इन्होंने थोड़ा सा सिंपल अप्रोच रखी. दे फोकस मोर ऑन पीस एंड डेवलपमेंट इन देयर ओन नेबरहुड. इन्होंने किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया, इन्होंने शांति पे और डेवलपमेंट पे ध्यान दिया अपने पड़ोसी देशों से. ठीक है. Moreover, their economic and security dependence on the more powerful states occasionally influences their foreign policy. और अधिकतर क्या होता था, इनकी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी डिपेंडेंस जो थी वो, यानी इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से और अपनी सुरक्षा के लिए ये बड़े पावरफुल स्टेट्स पे डिपेंड रहते थे, तो इनकी फॉरेन पॉलिसी उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर के होती थी, यानी कि उन्हीं की थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा इनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर. अब ऑब्वियसली बात है, जब आपको कोई सपोर्ट कर रहा है बड़ा देश, तो आप उसकी कहीं ना कहीं बात या कहीं ना कहीं उसकी चीज़ों से इन्फ्लुएंस तो होंगे ही. आपकी फॉरेन फॉरेन पॉलिसी हो या आपकी चीज़ है, कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा ही. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हुआ था. In the in the period immediately after the Second World War, many developing nations chose to support the foreign policy preferences of the powerful countries who were giving them aid or credits. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये सारे डेवलपिंग नेशंस जो थे जिनको सपोर्ट कर रही थी वह पावरफुल कंट्रीज, उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर के ये इनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर अपना योगदान लेते थे. मतलब कि यूएसए जैसे एक पावरफुल नेशन है, उसने किसी को अपनी मदद पहुंचाई, एड पहुंचाया या क्रेडिट से उसको लोन वगैरह दिया किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करने में, तो उसकी जो छोटे देश की जिसकी मदद करी है वो क्या करेगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर थोड़ा बहुत इससे इन्फ्लुएंस होकर के, यानी इनकी फॉरेन पॉलिसी से इन्फ्लुएंस होकर के या इनकी कुछ असर जो है आपको देखने को मिलेगा उनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर. वही हो रहा था. This resulted in the division of countries of the world into two clear camps. इससे क्या हुआ, हमारे जो देश की कंट्रीज थी, सॉरी हमारे जो वर्ल्ड की कंट्रीज थी, उनके अंदर दो कैंप्स बन गए. One was under the influence of United States and its Western allies, and the other was under the influence of then Soviet Union. अब क्या हुआ था, ये जो दो कैंप्स बने थे वो थे यूनाइटेड स्टेट्स और उसके वेस्टर्न एलीज, यानी कि साथ के जो छोटे छोटे देश थे वो. ठीक है, और दूसरा था उस समय जो सोवियत यूनियन हुआ करता था, वो दूसरा कैंप था. यू हैव रीड अबाउट दिस इन द बुक ऑन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स. आपने पढ़ा है इसके बारे में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर. ठीक है, यू हैव रीड देयर अबाउट द एक्सपेरिमेंट कॉल्ड द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. आपने वहाँ पर पढ़ा है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में. As you also read there, the end of the Cold War changed the context of international relations entirely. और आपने ये भी देखा है उस चैप्टर के अंदर कि कैसे कोल्ड वॉर खत्म हुआ था तो इंटरनेशनल रिलेशंस पे किस तरह उसका असर पड़ा था. But when India achieved its freedom and started framing its foreign policy, the Cold War was just beginning and the world was getting divided in these two camps. और आपने ये भी देखा है कि जब इंडिया ने अचीव कर लिया था फ्रीडम, इंडिया को आज़ादी मिल गई थी और अपनी उन्होंने फॉरेन पॉलिसी बनाना शुरू करी थी, तब कोल्ड वॉर जो है उसकी शुरुआत हुई थी और वर्ल्ड जो है वो डिवाइड हो गया था दो कैंप्स में. Did India belong to any of these two camps in the global politics of the 50s and the 60s? क्या इंडिया इन दोनों ही कैंप्स में किसी एक पर्टिकुलर कैंप को सपोर्ट कर रहा था? ठीक है, ये सब बात चल रही थी 1950s और 1960s के दौरान की. Was it successful in conducting its foreign policy peaceful and avoiding international conflicts? क्या ये अपनी पीसफुल, ये क्या इंडिया सक्सेसफुल हो पाया था अपनी
फॉरेन पॉलिसी को शांति से बनाने में और इंटरनेशनल जो लड़ाइयाँ मतलब कन्फ्लिक्ट जो मतभेद चल रहे थे उससे अपने आप को इसने बचा पाया था। ये हम इस क्वेश्चन के हमें आगे जवाब मिलेंगे। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई है? स्टूडेंट्स, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay. No problem. So No, as ma'am. No problem. we only have 1 minute left, so let's just end this class over here, and Yes. I'm going to send you link for your another class. Please conjure up your problems for tomorrow's session. Okay? Okay, ma'am. Thank you. Okay, beta, welcome.